मानव का शरीर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव का शरीर मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त से बना होता है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर के जो रक्त हैं, जैसा कि आप बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे, शरीर के रक्त के कैसे, शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है, हमारी अस्थियां कैसे बनी होती हैं, बहुत सारे आप लोग वीडियो देखे होंगे। लेकिन आज के क्लास में मैं आप लोगों को सटीक अपने शरीर के अस्थियों के बारे में, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में मैं सटीक जानकारी देने वाला हूं आज के वैज्ञानिक कारण में। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग, किसी से पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है, तो सीधा सीधी एक बार कह देते हैं लोग कि अस्थि मज्जा में, बस उसके बाद अस्थि मज्जा से क्या है, और जब अंदर हम जाते हैं तो तब पता चलता है कि आखिर वास्तव में रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है। सिर्फ अस्थि मज्जा कहने से नहीं होगा, उसमें बहुत जटिल प्रोसेस है। तो चलिए आज के क्लास में हम इसी जटिल प्रोसेस को सुलझाने वाले हैं, आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से रक्त के जो प्रकार हैं उसमें कौन कौन से कैसे बनते हैं, क्या उसका पूरा ढांचा होता है, आज इसके क्लास में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है, यानी मानव शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है, इस पर हम जानेंगे। हमारे एक विद्यार्थी के द्वारा ये भी प्रश्न किया गया था कि सर, रक्त का सही निर्माण कैसे होता है हमारे शरीर में, कैसे, सही जानकारी नहीं है, लोग खाली अस्थि मज्जा कहकर छोड़ देते हैं, तो इतना से काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए इस क्लास में आज हम उसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, फिर से मैं आज का प्रश्न को मैं रिपीट कर देता हूं, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक अपने अस्थियों का, एक हड्डियों का चित्र बनाए हैं और एक यहाँ आप देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर की जो अस्थियाँ होती हैं वो 3 लेयर की बनी होती है। ध्यान दीजिए, यहीं से आपकी सारे शरीर की, हमारे संरचना के बारे में आपको यहीं से सारी जानकारी हो जाएगी। तो हमारी जो अस्थियां हैं, शरीर की अस्थियां हैं, यह 3 परतों से बनी होती है। जो सबसे बाहरी परत आप देख पा रहे हैं, ये सबसे बाहरी परत है, इसकी मोटाई बहुत कम होती है। ये हमारे हड्डियों के ऊपर से सिर्फ एक पतला लेयर होता है, जिसको हम लोग पेरिओस्टेम कहते हैं। पेरिओस्टेम कहते हैं इसको। ये हमारी हड्डियों के ऊपर पतला लेयर होता है। दूसरा जो मोटा लेयर देख रहे हैं, इसके बाद ये पूरा बीच वाला जो मोटा लेयर देख रहे हैं, दूसरी परत, इसको हम लोग कार्टिकल कहते हैं। कार्टिकल यही मजबूत होता है। ये जो हमारे हड्डियों का आप देख रहे हैं जो मजबूत पोर्शन है, इसी को कहते हैं कार्टिकल। तो ये हड्डियों का जो पहला लेयर हो गया पेरिओस्टेम हो गया, दूसरा लेयर हो गया जो कार्टिकल है, और तीसरा जो लेयर आप देख पा रहे हैं जो बीच वाला भाग है, तो इसको कहते हैं कैंसलेस कहते हैं। कैंसलेस इसको कहते हैं, कैंसलेस इसको कहते हैं। तो अब देखिए, ये जो कार्टिलेज है, सबसे, ये जो पेरिओस्टेम है, ये सबसे बाहरी है, और यही बाहरी जो लेयर है, यही अपने साथ मांसपेशियों को जोड़ कर रखता है। तो देखिए, शरीर का हम लोग का निर्माण कैसे होता है, उसकी बारीक जानकारी आज के क्लास में आप लोग को मिलने वाली है। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। तो हमारे अस्थियों के जो सबसे बाहरी परत है, इसको कहते हैं पेरिओस्टेम। इसको, इसी से हमारी मांसपेशियां जो है जुड़ी रहती हैं। तो ये मांसपेशी और हड्डियों का जोड़ने वाली जो है पेरिओस्टेम है, जो जोड़ कर रखती है। दूसरी हमारी अस्थियां हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती हैं, ये है कार्टिकल, जो कठोर और बहुत मजबूत होती हैं। और हमारी जितने शरीर की अस्थियां हैं, इसका 80% भाग, माने अस्थियों का 80% भाग इसी में होता है। ये बहुत पतली होती है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको और इसको मिला दिया जाए तो इसका 80% भाग बना होता है। और दूसरा जो कैंसलेस है, इसका 20% भाग होता है, जो बीच वाला आप देख रहे हैं। तो यह बहुत मुलायम होता है। इस भाग की जो अस्थियां होती है बहुत मुलायम होती हैं, तो इसको हम लोग अस्थि मज्जा भी कहते हैं। ये बीच वाला भाग आप देख रहे हैं जालीदार होता है, तो इसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। यह बहुत मुलायम होता है, और कुल हड्डियों का यह 20% होता है, 20%। अब बात करते हैं कि ये हड्डियां जो होती है, हमारी हड्डियां किन किन चीज़ों से बनी होती है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कोलेजन प्रोटीन है, ये हमारी जो अस्थियां हैं
वो कोलेजन प्रोटीन, कैल्शियम फास्फेट, Ca3PO4x2 यानी कैल्शियम फास्फेट से कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है जो हड्डियों को कड़ापन, मजबूती प्रदान करता है। हड्डियां बहुत कड़ी होती हैं तो इसका कारण है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की भी मात्रा होती है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है। तो देखिए इस तरह से इस फास्फोरस के कारण अब आप लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग माचिस की तीली को ऐसे मारते हैं, रगड़ करते हैं तो फास्फोरस जल उठता है। जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि माचिस की तीली जो है इसके मुंह पर जो लगा रहता है, माचिस होगी आपका, ये माचिस की डिब्बी है और इसके जो मुंह पर लगा होता है इसमें फास्फोरस होता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ घर्षण करते हैं, ऐसे घर्षण करते हैं तो देखिए ये जल गया और ये जलता रहेगा। तो इस तरह से हमारी अस्थियों में फास्फोरस की मात्रा भी होता है। और इसी को जब हम लोग को कोई व्यक्ति मर जाता है, जब उसको आग लगाया जाता है तो कुछ देर देखिएगा कि कुछ देर जब तक उसका शरीर गर्म नहीं होता है तब तक तो वह नीचे से लकड़ियों से जलता है, लेकिन जैसे ही उसमें आग लगता है ना तो हमारा जो शरीर है, जो लाश जिसको कहे तो लाश अपने आप जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्योंकि उसको अस्थियों में, उसकी अस्थियों में, मानव की अस्थियों में बहुत सारा फास्फोरस होता है और जैसे ही शरीर हीट होता है ना वो अपने आप जलने लगता है, यानी लाश अपने आप जलने लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि देखिए ये फलना व्यक्ति जो था बहुत पापी था, इसका लाश जल्दी नहीं जल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ये व्यक्ति देखिए कितना पुण्य का काम किया, इसका लाश हा जल रहा है। ये बात नहीं है। इसका वैज्ञानिक, सटीक वैज्ञानिक कारण ये है कि जिनके शरीर में फास्फोरस की मात्रा अधिक होता है उनका लाश आसानी से जलता है, तेज़ी से जलता है, उसमें आग पकड़ लेता है जल्दी से। और जिनके शरीर में फास्फोरस की मात्रा कम होता है उनके लाश को जलाने में समय लगता है। तो लोग कहते हैं पापी है, ऐसा बात नहीं है, वैज्ञानिक कारण यही है। तो देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये अस्थि मज्जा को लेते हैं। अब अस्थि मज्जा को जब हम लिए यहाँ पर देखिए, अस्थि मज्जा बीच वाला भाग जो है अस्थि मज्जा है। अस्थि मज्जा के बीच में ये आप सेल देख रहे हैं, ये स्टेम कोशिकाएं हैं। इसमें से हम अस्थि मज्जा के अंदर से स्टेम कोशिकाएं हैं, स्टेम कोशिका। तो इस अस्थि मज्जा के बीच से हमने स्टेम कोशिकाएं निकाल लिए हैं। इस स्टेमी कोशिकाओं में एक होता है, कोशिकाएं होती है हेमटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं, हेमटोपोएटिक कोशिकाएं यानी स्टेमी कोशिकाएं। यही कोशिका जो है, यहीं पर अब वैज्ञानिक कारण जान लीजिए। जैसे ही कोई कहता है कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, सीधे लोग बोल देते हैं अस्थि मज्जा में। लेकिन अस्थि मज्जा से भाई आगे भी कुछ वैज्ञानिक कारण है, इसको भी जान लीजिए। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये अस्थि मज्जा के अंदर, अब अस्थि मज्जा सीधे कहने से नहीं होगा, उसके अंदर जाइए, अस्थि मज्जा के अंदर जाइएगा तो हेमटोपोएटिक एक कोशिका होती हैं जिसको स्टेम कोशिकाएं कहा जाता है। इस कोशिका के अंदर रक्त का निर्माण होता है। देखिए एक बहुत सटीक वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, सिर्फ अस्थि मज्जा कहने से नहीं होगा। अस्थि मज्जा के अंदर एक कोशिका होती है, स्टेमी कोशिकाएं, जिसका नाम है हेमटोपोएटिक कोशिकाएं, स्टेमी कोशिकाएं। इसी के अंदर रक्त का निर्माण होता है, इसी कोशिका के अंदर रक्त का निर्माण होता है। और जब रक्त का ये निर्माण कर लेती हैं हेमटोपोएटिक स्टेमी कोशिकाएं, जब रक्त का निर्माण कर लेती हैं तो उन रक्त कणिकाओं को मैच्योर होने पर वो क्या करती हैं, अस्थि मज्जा में छोड़ देती हैं। तो देखिए रक्त का निर्माण होता है इन कोशिकाओं में, हेमटोपोएटिक कोशिकाओं में रक्त का निर्माण होता है और ये रक्त का निर्माण करके वो अस्थि मज्जा में उसको छोड़ देती हैं। कौन? ये कोशिकाएं, हेमटोपोएटिक स्टेमी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उसको छोड़ देती हैं। और जब रक्त का निर्माण हो जाता है अस्थि तो छोड़ती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस कोशिकाओं में तीनों रक्तों का निर्माण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ अस्थि मज्जा में छोड़ती हैं तो इसमें तीनों कोशिकाएं, तीनों रक्त के तीनों भाग है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और पटिकाणु। तीनों भाग, रक्त के जो 3 भाग होते हैं वो तीनों भाग इसमें आ गए। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण होगा, कणिकाओं का भी होता, श्वेत रक्त कणिकाओं का भी होगा, पटिकाणु का भी होगा। अब देखिए लाल रक्त जो कणिकाएं हैं इसका काम है शरीर में ऑक्सीजन को ढोना।
तो लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, शरीर में ऑक्सीजन को, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करती है। याद रखिए इसका जीवन काल 120 दिन होता है, मतलब ये हर 120 दिन के अंदर ये क्या होती है, मर जाती है, बनते रहती है, मर जाती है, 120 दिन के अंदर इनका जीवन काल है। तो इसको भी याद रखिए। अगला है श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण जो है हमारे शरीर में क्या करता है, किसी प्रकार के संक्रमण को रोकता है। कोई सूक्ष्मजीव चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया हमारे शरीर में, कोई विषाणु चला गया, तो उसको मार करके हमारे शरीर को ठीक रखता है। तो इस तरह से संक्रमण को रोकता है, यानी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसको बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये कुछ घंटों, और इसका जीवन काल की बात करें तो यह कुछ घंटों से 1 साल तक इसका जीवन काल होता है। यानी हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं जो बनती हैं, इनका कुछ घंटों से 1 साल तक इसका जीवन काल होता है। अब कहिए कि कुछ घंटे क्या है, तो कुछ घंटे ये है कि अगर जो हमारे शरीर में खराब श्वेत रक्त कण हो जाते हैं या खराब श्वेत रक्त कण बन गए, ठीक ठाक नहीं है, तो उनको छान करके शरीर से अलग कर दिया जाता है। इससे उनका जीवन काल कुछ ही दिन रहता है। और जो स्वस्थ होती हैं, जो अच्छी होती हैं, वो साल भर तक उसका जीवन काल होता है। और इस तरह से पटिकाणु की बात करें तो पटिकाणु का जो जीवन काल है, ये जो है 7 से 12 दिन तक इसका जीवन काल है। ये क्या करती हैं, पटिकाणु हमारे शरीर में थाका, रक्त को थाका जमाने में मदद करती है। कहीं भी हमारा हाथ पैर कट जाता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, शरीर से ब्लड निकलने लगता है, तो ये पटिकाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो जाकर वहाँ उलझ करके उस रक्त को, बहाव को रोक देती हैं, जिससे आदमी का जीवन जो है बच जाता है। अगर ये नहीं रहती तो सोचिए कि शरीर से अगर ब्लड निकल रहा है तो निकलते जाता और सारा शरीर का ब्लड निकल जाएगा। तो इस तरह से यह रक्त को थाका जमाने में मदद करती हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके वैज्ञानिक नाम का। बहुत बार जो भी लोग कंपटीशन की परीक्षा देने जाते हैं उसमें बार बार रक्त से जो भी क्वेश्चन आता है तो उसमें बार बार ये पूछता है कि लाल रक्त कण का वैज्ञानिक नाम क्या है। लोग भूल जाते हैं कि लाल रक्त कण का वैज्ञानिक नाम क्या है, श्वेत रक्त कण का वैज्ञानिक नाम क्या है, पटिकाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखिए जो लाल रक्त कण है इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। तो ये एरिथ्रोसाइट्स इसका नाम है। लाल रक्त कण का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। और उसी तरह श्वेत रक्त कण है, इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रक्त कण का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। और पटिकाणु जो है इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इसका पटिकाणु का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस तरह से रक्त का निर्माण की कहानी है। जैसे मैंने बताया कि किस तरह से अस्थि मज्जा से होते हुए ये सारा प्रोसेस होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और भी इस पर। जैसे कारण आप जान लीजिए कि आखिर कोई पूछ देगा कि हमारे शरीर में रक्त निर्माण होने का क्या कारण है, रक्त कैसे, किस कारण से बनता है, ये भी बहुत एक अलग प्रश्न है। ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। ये तो हम लोग जान के रक्त कहाँ बनता है, लेकिन कैसे बनता है, कौन रक्त को कौन बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा कारण में हम लोग चलते हैं। गुर्दा से देखिए, हमारे किडनी जो है इसको गुर्दा भी बोलते हैं। तो हमारे किडनी से एक प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। ये इस हार्मोन को कहते हैं एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन, इसको याद रखिए थोड़ा सा। ये है एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। तो इस हार्मोन के कारण ये हार्मोन जो है क्या करता है, कहाँ से स्रावित होता है, हमारे गुर्दा से। हमारे गुर्दा से स्रावित होता है। और यही हार्मोन जो है हड्डियों में, यानी कहा जाए कि अस्थि मज्जा में, यानी कहा जाए कि हेमटोपोएटिक स्टेमी कोशिकाओं को रक्त को निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, रक्त के निर्माण करने के लिए उसको उत्तेजित करता है। भाई रक्त का निर्माण करो, रक्त करो करो। अब देखिए क्या होता है कि अब यहीं से जान लीजिए, जिन व्यक्तियों के गुर्दा में किसी तरह के, किडनी में किसी तरह की खराबी हो जाती है, तो देखिएगा उनके शरीर में ब्लड नहीं बनता है। तो अब शरीर में ब्लड नहीं बनता है, ये एक अलग हो गया। किसी के शरीर में ब्लड नहीं बनता है तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, तो ये अलग से एक वैज्ञानिक कारण आप लोग को बता देंगे। लेकिन यहीं से देख लीजिए कि जब गुर्दा में, उसके गुर्दा में किसी तरह की खराबी होगी, किडनी में किसी तरह की खराबी होगी, तो एरिथ्रोपोइटीन जो हार्मोन है उसका स्राव कम होगा। और जब स्राव कम होगा तो यह
जो अस्थि मज्जा है या उसमें उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनको रक्त का निर्माण करने का निर्देश सही ढंग से नहीं मिलेगा तो वहाँ पर रक्त का निर्माण नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी और धीरे धीरे एक तरह गिरते जाएगा। तो इस तरह से गुर्दा कहा जाए कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करने में गुर्दा का अहम योगदान है। तो इस तरह से यहाँ से हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो हमारा शरीर में रक्त का निर्माण नहीं होगा। तो रक्त के उत्पादन के लिए ये आदेश देता है और यहीं से संचालित होता है। अगर मान लीजिए कि शरीर में रक्त पर्याप्त हो गया तो फिर यहीं से आदेश जाता है गुर्दा से कि भाई रक्त के निर्माण के प्रोसेस थोड़ा सा स्लो कर दो। तो रक्त के निर्माण के प्रोसेस वहाँ जो है हेमटोपोइटिन अस्टेमी कोशिकाओं में रक्त का निर्माण थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर जैसे ज़रूरत पड़ता है तो तुरंत यहाँ से आदेश जाता है भाई रक्त के निर्माण को बढ़ाओ। मतलब संचालन करने का काम यही करता है गुर्दा यानी किडनी। तो चलिए इस तरह से इसका रक्त के निर्माण के उत्पादन पर नियंत्रण भी रखता है और उसको उत्पादन के लिए बढ़ावा भी देता है। अब देखिए आरबीसी, जो आप आरबीसी कर रहे हैं, इस आरबीसी का जो है हमारे शरीर में कितने दिनों में बन जाता है तो ये 4 सप्ताह में लगभग 30 से 42 दिन के अंदर, 4 सप्ताह से थोड़ा सा अधिक या इसी के लगभग में ये हमारे शरीर में आरबीसी तैयार हो जाता है। अगर मान लें किसी को आप ब्लड देते हैं तो ब्लड देने के क्रम में फिर ये तो लगभग 30 से 42 दिन के अंदर आपका शरीर में ये लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं फिर से तैयार हो जाती हैं। अब WBC है, ये WBC हर घंटे बनते रहता है, ये हर घंटे बनता है, इसका प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। और जैसे दूसरा बात मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर खून नहीं बन रहा है, क्या कारण है कि खून नहीं बन रहा, लोग खूब खाते हैं पीते हैं लेकिन शरीर में खून नहीं बन रहा, तो इसका कारण है जान लीजिए ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले हैं जिनके शरीर में खून नहीं बन रहा है, लगता है कि भाई हम बहुत दुबले पतले हैं, हमारे शरीर में थोड़ा खून चाहिए, शरीर भरा हुआ चाहिए, तो आपको बता देते हैं कि आपको क्या ध्यान देना होगा। तो देखिए आपके शरीर में आयरन की मात्रा होनी चाहिए, अगर आयरन रहेगा तो ही आपके शरीर में ब्लड बनेगा। विटामिन B6 चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, तो विटामिन B6 आपके शरीर में चाहिए, B6 चाहिए और विटामिन B12 ये दोनों चाहिए, विटामिन A चाहिए, विटामिन C, जिंक और प्रोटीन, ये इतने चीज़ अगर आपके शरीर में पर्याप्त मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपके शरीर में खून बनेगा। फिर से एक बार जान लीजिए आयरन, आपके शरीर में आयरन, जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें आयरन की मात्रा होनी चाहिए, विटामिन B6 आपको मिलना चाहिए, विटामिन B12 मिलना चाहिए, विटामिन A, विटामिन C, जिंक भी बहुत अहम भूमिका निभाता है, और प्रोटीन। अगर इतना चीज़ आपको मिल रहा है या आपके शरीर में प्राप्त हो रहा है तो आपके शरीर में पर्याप्त खून बनेगा, अन्यथा आपको शरीर में खून नहीं बनेगा। और अगला पदार्थ है कि अगर क्या हम खाएं, लोग कहेंगे कि भाई कौन सा ऐसा पदार्थ खाएं, शरीर नहीं बताएगा कौन सा ऐसा पदार्थ खाएं कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण हो। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि अगर हमारे शरीर में रक्त का निर्माण नहीं हो रहा है और खान पान हम खाते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं, तो देखिए अगर आपको शरीर में रक्त की मात्रा को सही ढंग से रखना है, जैसे 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में रक्त होता है, अगर 5 से 6 लीटर रक्त अगर चाहते हैं कि हमारे शरीर में हमेशा रहे, बना रहे, तो आपको हरी सब्जी बहुत खाना है, हरी सब्जी पर ध्यान देना है। जो लोग हरी सब्जी नहीं खाते हैं, अगर मेरे क्लास को देख रहे हैं तो आप खाना शुरू कर दें, नहीं तो आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। हरी सब्जी खाना है। चुकंदर, देखिए चुकंदर बहुत शरीर में खून बनाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए जिनके शरीर में खून की कमी है चुकंदर खाइए। अनार बनाता है बहुत जल्दी खून, अनार। उसके बाद दाल है, दाल की प्रोटीन की मात्रा अभी देखिए यहाँ कहे ना कि प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, दाल से। जिंक है, ये सब है, तो विटामिन है, हरी सब्जियों से विटामिन मिल जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में सभी पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, खनिज पदार्थ, तो इसको अंकुरित अनाज लेना है। मीट खाना है, मीट भी आपको खा सकते हैं, और अंडा। तो ये सारे जो खाने वाले पदार्थ मैंने बताया, अगर इतना चीज़ आप खाते हैं तो आपके शरीर में हमेशा ब्लड की मात्रा बरकरार रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। अब देखिए एक चीज़ होता है कि मैंने बताया कि शरीर में हमारे ब्लड बनता है, तो ये गुर्दा जो है ब्लड बनाने का आदेश देता है। तो कैसे आदेश देता है ये भी समझ लीजिए कि गुर्दा कब कब ब्लड बनाने का आदेश देता है, कैसे बनता है। तो ये जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम व्यायाम करता है,
अगर साधारण मीडियम साइज का व्यायाम करता है, हल्का फुल्का हाथ को हिलाता है, हल्का फुल्का दौड़ता है, टहलता है, हल्का फुल्का व्यायाम करता है, तो सोचिए कि उस स्थिति में उसके शरीर में अधिक मात्रा में WBC बनेगा। क्या बनेगा? WBC। याद रखिए, अगर हल्का फुल्का आप चलते हैं, टहलते हैं तो WBC बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह शाम टहलते हैं, घूमते फिरते हैं, हल्का व्यायाम करते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि उनके शरीर में WBC की मात्रा बरकरार रहता है। कोई भी सूक्ष्मजीव या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कोई भी अंदर जाएगा तो तुरंत उसको मारकर ख़त्म कर देगा और व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अब दूसरा कारण रहा, तो इस स्थिति में, मध्यम व्यायाम की स्थिति में, हमारे जो गुर्दा है वो शरीर में अधिक से अस्थि मज्जा में अधिक से अधिक क्या करता है? WBC उत्पन्न करने के लिए कहता है, उत्पादन करने के लिए कहता है। तो वहाँ से उत्पादन होता है WBC का। दूसरा है कठिन व्यायाम। जब हम लोग कठिन व्यायाम करते हैं तो कठिन व्यायाम करने की स्थिति में क्या होता है? RBC का निर्माण होता है। कोई व्यक्ति है खूब कठिन व्यायाम करता है, जिम में जाता है, कुछ ये करता है, या तेज़ी से दौड़ता है, दौड़ लगाता है, या कठिन कोई परिश्रम करता है, कोई बोझ उठाता है, तो उस स्थिति में जो गुर्दा है वो आदेश देता है अस्थि मज्जा में उपस्थित कोशिकाओं को कि भाई RBC का निर्माण जल्दी करो। अब कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो पहाड़ पर चढ़ेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? ऑक्सीजन की खूब मात्रा चाहिए, सांस फूलेगा, तो उस समय हमारे शरीर में क्या चाहिए? रक्त को ढोने वाला, ऑक्सीजन को ढोने वाला पदार्थ चाहिए। तो रक्त को ढोने वाला पदार्थ क्या है? लाल रक्त कण है। तो उस स्थिति में गुर्दा निर्देश देता है अस्थि मज्जा में उपस्थित कोशिकाओं को, अस्टेमिक कोशिकाओं के, कि जल्दी से RBC का निर्माण खूब करो। तो उस स्थिति में RBC का निर्माण ज़्यादा होता है। तो ये सब वैज्ञानिक कारण है। अब चलिए एक और वैज्ञानिक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। क्या होता है कि आप सुने हैं किसी को, कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो कहते हैं कितना रक्तदान किए हैं? तो कहते हैं कि 1 यूनिट। लेकिन 1 यूनिट का मतलब क्या होता है बहुत लोग को नहीं मालूम है। हम लोग कहते हैं कि 1 यूनिट खून चढ़ा है, कोई कहता है 2 यूनिट खून चढ़ा है। मतलब क्या? इसका मतलब क्या? तो जान लीजिए कि 1 यूनिट खून का मतलब होता है आपको 350 से 350 से 450 मिलीलीटर, यानी 1 यूनिट में क्या होता है? 350 से 450 मिलीलीटर होता है 1 यूनिट खून। तो यही कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि 1 यूनिट खून चढ़ा है, या 2 यूनिट खून चढ़ा है, या मैंने 1 यूनिट खून दिया है किसी को। तो इस तरह से लोग कहते हैं। तो चलिए आज के क्लास में मैं सटीक आप लोगों को वैज्ञानिक कारण बताया कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है, हमारे शरीर की हड्डियां जो है किस तरह से बनी होती हैं, उसमें कितने लेयर होते हैं, कितनी परतें होती हैं, हड्डियां किन किन पदार्थों से बनी होती हैं। आप लोगों को लगता होगा, या मुझे पूरा विश्वास है कि आज के क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेज आप लोगों को मिला होगा। और इसी तरह के आप लोगों को आगे भी क्लास जो है वैज्ञानिक क्लास लेकर आते रहेंगे और ज़बरदस्त ज्ञान आप लोगों को मिलने वाला है। इसलिए आप चाहते हैं कि किसी भी विषय पर आप चाहते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, चाहते हैं कि हम बहुत गहराई से उस सब्जेक्ट को जानें, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उस प्रश्न को पूछें। अब उस पर हम गंभीर क्लास आप लोग को बना कर देंगे, जिससे आपको बहुत अधिक नॉलेज होने वाला है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह से अगले क्लास में, आप लोग को इसी तरह से ज़बरदस्त कोई वैज्ञानिक कारण लेके। धन्यवाद।